नमस्कार मित्रों। आज हम योग विषय में जो आपकी 6th यूनिट है एनाटॉमी वाली, उसके प्रश्नों की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। यदि प्रश्नों के पैटर्न को हम देखते हैं तो प्रारंभ में एनाटॉमी के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी। कुछ वर्षों तक ऐसा रहा, फिर 20-21 के आसपास में आपके प्रश्नों की संख्या कम हो गई और अभी 2024 से प्रश्नों की संख्या फिर दोबारा से बढ़ गई है और संभावना यही है कि आगे भी प्रश्न आपके पर्याप्त आते रहेंगे। उसे आवश्यक है कि हम अब एनाटॉमी को गंभीरता से लें, उसकी अच्छे से तैयारी करें। उस तैयारी के लिए पहले के जो भी प्रश्न पत्र हैं, उनका अवलोकन करना काफ़ी लाभकारी रहता है कि किस-किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, क्या स्तर है या कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम फ़ोकस कर सकते हैं। और सामान्यतः यह होता भी है कि जिन-जिन स्थानों से प्रश्न आपके बनते हैं, तो वहाँ से दोबारा रिपीट होने की संभावना भी रहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अब हम प्रश्नों को प्रारंभ करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इनको सुनिएगा और रिविज़न भी करते रहिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है आपकी वो लीवर है। अगर आप वेट वाइज देखो तो अप्रोक्स 1.4 केजी वेट होता है एक अडल्ट के अंदर। एक सिंपल फैक्ट है आपको। अगला है पेरिनीशियस अनीमिया, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो ये बी 12 की डेफिशिएंसी से होता है और बी 12 का ही दूसरा नाम है आपका साइनोकोबालामिन। बी 12 का कमी के कारण जो अनीमिया आपको हुआ, अनीमिया का सीधा सा मतलब है आपका कि आरबीसी की संख्या में कमी होना। तो होता क्या है, जो आपका स्टमक है, उस स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर का एक सीक्रेशन होता है, वहाँ के पेराइटल सेल के द्वारा। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कंपल्सरी होता है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर है, बी 12 के साथ बाइंड होके एक बी 12 कॉम्प्लेक्स बनाता है। वही कॉम्प्लेक्स फिर आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में पहुंचेगा, तो वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर उसके साथ बाइंड नहीं हुआ तो बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे हमारे शरीर के अंदर बी 12 की कमी हो जाएगी। और ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें शरीर के ही जो आपके सेल्स हैं सुरक्षा वाले, वे इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाने वाले जो पेराइटल सेल हैं उनको नष्ट कर देते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर का स्राव कम होगा और इसी कारण से बी 12 का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। ये तो बी 12 की कमी का हेतु हुआ। और यदि बी 12 कम होता है तो ये प्रभाव डालता है आपके आरबीसी पे। आरबीसी जो कि बोन मैरो में आपका बनता है और उसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के मैच्योरेशन में बी 12 की आवश्यकता होती है। और न्यूक्लियस हमें पता है कि आपका एक कंट्रोल सेंटर है जो किसी सेल के मैच्योरेशन में काम करता है। यदि न्यूक्लियस प्रॉपर आपका नहीं बनेगा तो आरबीसी का जो मैच्योरेशन है सेल्स का, वो भी प्रॉपर आपका नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो ग्रो नहीं करता आपका और बाकी सेल आपका ग्रो करता रहता है, साइटोप्लाज्म इत्यादि। इसी से हम बोलते हैं कि जो आपके आरबीसी वो प्रॉपर आपके नहीं बनते हैं, तो ये अनीमिया हो जाती है। तो कई बार आपकी परीक्षा में आया है, ध्यान रखिएगा, पेरिनीशियस अनीमिया, और उसके साथ की कुछ भूमिका भी मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मुख्यतया दो भाग होते हैं आपके, एक सीएनएस होता है, एक आपका पीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस जो कि सेंट्रल पार्ट है, उसमें आपके ब्रेन और स्पाइन, ये दो आपके हिस्से होते हैं। और पीएनएस में आपका होता है एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ही हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे लिखा है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी एएनएस का एक पार्ट ईएनएस भी माना जाता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके
स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्रेन कहा जाता है, जो कि वेगस नर्व के माध्यम से आपका ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसको ब्रेन ऑफ द गट भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द गट। तो यहाँ पे तो सीएनएस का भाग पूछा था, तो फर्स्ट और सेकंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दो आपके ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग आर मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स, इनमें से कौन कौन से हैं जो मुख्य स्ट्रेस हार्मोन्स हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स की संख्या तो काफी बड़ी है आपकी, उसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल और इसी तरह से वैसोप्रेसिन है, T3 T4 है, ACTH है। तो यहाँ पे मेजर स्ट्रेस हार्मोन आपसे पूछे हैं तो उसमें दो हो जाएंगे आपके, कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन। कभी कभी नोर एपिनेफ्रिन भी आपका आ सकता है, तो वो भी याद रखिएगा। यहाँ पे दो है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है आपका, ये स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, ये मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है फीमेल्स के अंदर। और जो ग्लूकोगन है आपका, ये इंसुलिन के साइकिल में काम करता है, उसका सॉरी ग्लूकोज के साइकिल में काम करता है इंसुलिन के साथ मिलकर। इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है कि उसकी मात्रा ज्यादा ना हो। और ग्लूकोगन क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए आपका ग्लूकोगन काम करता है। तो अपने प्रश्न के संदर्भ में दो आपके ऑप्शन है, कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, दो और तीन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन जो भी आपके पार्ट्स हैं उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे ट्रैकिया पहले आएगा आपका, ट्रैकिया हो जाएगा। ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकस आती है आपकी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उनको प्लूरल में कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स में आ जाती है। और सबसे लास्ट में आता है एल्वियोलाई आपका, जो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। तो दो, दो से स्टार्ट करेंगे, दो, एक, दो, एक, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 1 3 4। और ट्रैकिया से पहले आप देखते हैं अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो नोज आता है, फिर नेजल कैविटी आता है, उसके बाद में फेरिंग्स आता है, फिर आपका लैरिंग्स आता है। तो कभी हो सकता है कि प्रश्न में ये भी पूछे जा सकते हैं। आगे आपकी बोन्स दी हुई है कि कौन सी बोन्स शरीर के किस भाग में पाई जाती है, वहां पर आपको मैच करने के लिए कहा गया है। नहीं, कौन सी टाइप की बोन है, सॉरी। जैसे 5 टाइप की बोन होती है आपकी, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन। एक सिस्माइड बोन भी होती है जो पटेला के रूप में आपकी कही जाती है। तो जो फ्लैट बोन है आपकी, वे कौन सी है? वो है स्टर्नम और स्टेप्यूला। और जो लॉन्ग बोन है आपकी, वो आर्म्स और लेग्स की हो जाएगी। इर्रेगुलर जो बोन है आपकी, वो वर्टिब्रे वाली हो जाएगी। और जो शॉर्ट बोन है आपकी, वो रिस्ट वाली हो जाएगी। तो सिंपल ही प्रश्न है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। और भी अदर अदर बोन है, वे सब आप देख के रखिएगा कि किस किस टाइप की बोन में कौन कौन सी बोन आपकी आ जाएगी। तो फर्स्ट का सी हुआ आपका, टू का ए हुआ, और थर्ड का आपका बी हुआ। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इन द बॉडी? फाइट और फ्लाइट, दो सिस्टम थे हमारे, एक सिंपैथेटिक सिस्टम था, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था। सिंपैथेटिक है वो फाइट और फ्लाइट मोड में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक आपका रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में काम करता है। जब हमारा मन शांत है, शरीर शांत है, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, उसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव है। जब हम कुछ वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, या कोई एक्टिविटी चल रही है हमारी, तो उस समय हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, मतलब फाइट और फ्लाइट मोड हमारा एक्टिव रहता है। तो उस रेस्पॉन्स में एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन हो गए वे सब, जो अभी क्वेश्चन आपका आया था। तो उसमें कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, वो इन्होंने पूछा था। तो वो है आपका एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, ये हार्मोन है। तो एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट पे काम करता है, आपकी जो एयरवेज है उनको डायलेट करता है, ब्लड का जो फ्लो है उसको मेंटेन करता है। और जो दूसरा है नोर एड्रेनलिन, ये प्राइमरी हार्मोन नहीं है, ये मुख्यतः एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन की ही सहायता करता है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। बाकी ग्रोथ हार्मोन ये बॉडी की ग्रोथ में काम करता है, ग्लूकागोन अभी मैंने आपको बताया था।
ये इंसुलिन के साथ मिलके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। द स्टडी ऑफ सर्केडियन रिदम इज कॉल्ड। तो सर्केडियन रिदम की साइंटिफिक स्टडी को आपका क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है, जिसमें शरीर का बायोलॉजिकल जो क्लॉक है 24 आवर का जो पैटर्न है इंटरनल, जो अपने आप काम करता है, और उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस में एक एससीएन होता है, सुप्राशियास्मेटिक न्यूक्लियस, वो इस पूरे साइकिल को, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। इसमें होता क्या है, कई तरह की चीजें हैं, जैसे कि आपका एक तो वेक और स्लीप का जो साइकिल है, उठना और सोना, जो कि आपका कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें मेन आपका मेलाटोनिन है, जो कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीट होता है। तो मेलाटोनिन है, जैसे जैसे डार्क होता है तो इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लाइट आती है इसकी मात्रा कम होती जाती है। ये हमारे सोने के लिए, नींद के लिए काफी आवश्यक होता है। और भी कई चीजें हैं जो मेंटेन करता है, बस इतना आप याद रखिएगा, सर्केडियन रिदम की साइंटिफिक स्टडी क्रोनोबायोलॉजी, और वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन आपका आगे आया हुआ है। और हाइपोथैलेमस में भी स्पेसिफिक पूछे कि कौन से आपके न्यूक्लियस है, तो सुप्रासियस्मेटिक न्यूक्लियस है। अगला प्रश्न है आपका, द रिचेस्ट फूड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज। इसका आंसर आपका रागी। पर 100 ग्राम आपका जो भोजन है, आपका रागी ले या मिल्क लो कोई भी, उसमें 300 mg से ज्यादा आपकी कैल्शियम की मात्रा होती है रागी में। मिल्क में देखोगे तो लगभग 100 से ज्यादा होता है। स्पाइनक जो है आपका पालक है, लगभग 90 के आसपास होता है। और बनाना है जो आपको, उसमें काफी कम पाया जाता है। ज्यादातर जो फल सब्जियां होती हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स की दृष्टि से अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन जो कैल्शियम है आपका, वो मिल्क में, रागी में एक फुल सोर्स के रूप में माना जाता है। रागी में सबसे ज्यादा आपका स्वीकार किया जाता है। अगला है, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स इन बॉडी। देखो, इसी परीक्षा में आपका पहले फाइट और फ्लाइट वाला आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी पूछा, अब इसी में रेस्ट और डाइजेस्ट वाला भी पूछ लिया। तो बताया था रेस्ट और डाइजेस्ट रेस्पॉन्स किस सिस्टम के आधार पे काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो फाइट और फ्लाइट मोड है आपका, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब हो गया आपका शरीर की वो क्रियाएं जिसमें हमें कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ना हम उसको कंट्रोल करते हैं, ऑटोनोमिक रूप से काम करती है, वे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी हमने आपका पढ़ा ही था। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर। तो इसमें कुंठा के सोर्स की दृष्टि से अगर आप देखो तो बहुत सिंपल आपके ऑप्शन है। जैसे पॉजिटिव जो गोल है, सकारात्मक लक्ष्य, वो कभी भी आपके फ्रस्ट्रेशन का या कुंठा का कारण नहीं होते। और इस एक को यदि आप एलिमिनेट करते हैं, फोर्थ को, तो इसमें भी फोर्थ है, ये भी हट जाएगा, इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है। एक ही ऑप्शन बचता है आपका सेकंड। और हमको देख ही सकते हैं कि कहीं कहीं पर्यावरण या एनवायरमेंटल फैक्टर से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कहीं व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उस कारण से भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम इसको कर सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज आर। पेनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं आपके? तो सोमेटोस्टेटिन होता है आपका, ग्लूकोगन होता है, दो दिए हैं। उसके अलावा आपका इंसुलिन भी होता है, अगर आगे कभी पूछे, इंसुलिन। और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। तो मुख्यतः चार आपके हार्मोन्स है, ग्लूकोगन, सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। इसमें तो आपका नाम लिखा ही है पेनक्रियाटिक, तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये पेनक्रिया से सिक्रीट होता है। इन तीन का आप ध्यान रख सकते हैं, इंसुलिन, ग्लूकोगन और सोमेटोस्टेटिन का। कोर्टिसोल है या एपिनेफ्रिन है, ये एड्रिनल ग्लैंड से आपके सिक्रीट होते हैं। कोर्टिसोल जो है वो एड्रिनल कोर्टेक्स से आपका सिक्रीट होता है, एड्रिनल, एड्रिनल कोर्टेक्स से। और एड्रिनल मेडुला से आपका एपिनेफ्रिन और नोरेप्रिन, ये आपके नोरेपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स आपके जो मेडुला से होते हैं। और तीन होते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स से, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन आदि, या एंड्रोजन्स कह सकते हैं। तो अपना फर्स्ट और सेकंड आपका ऑप्शन बनेगा।
अगला था प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फूड आर, हमारे आहार के सार घटक, सबसे महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो कौन-कौन से हैं जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है, हमारा शरीर ग्रो करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। तो वे आपके प्रोटीन्स हैं आपके और आपके फैट्स हैं। जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं आपके, ये प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स में नहीं कहे जाते हैं। इनका बस इतना होता है कि शरीर की सुरक्षा रखना, कोई डिजीज़ ना हो, शरीर की जो क्रियाएँ हैं आपकी वो प्रॉपर काम करती रहें, उन सब के लिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर ग्रो करे, एनर्जी गेन करना, ये जो फूड के मेन हैं जिनके हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे मैक्रो और माइक्रो 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो वो है जिनको हमें आहार में कम मात्रा में लेना होता है, लेकिन चाहिए होते हैं, लेकिन मात्रा काफ़ी कम है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनमें आहार के जिनकी आहार में मात्रा अधिक रखनी होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, फैट भी आते हैं, प्रोटीन भी आते हैं, वाटर भी आता है। मतलब विटामिन्स और मिनरल्स को छोड़ दो, बाकी सारे आपके मैक्रो के अंदर आते हैं, फाइबर भी है उसमें। और माइक्रो में 2 ही आते हैं आपके, एक विटामिन्स आते हैं, एक मिनरल्स आते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। द स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेज, कि यदि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो वो क्या क्या चीजें उत्पन्न करेगा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक का पहले भी प्रश्न आया था और हमने देखा था, ये रेस्ट और डाइजेस्ट की स्थिति है, शांत रहने की स्थिति। तो इंक्रीज हार्ट रेट नहीं, ये सिंपैथेटिक का प्रभाव है आपका। इंक्रीज इन एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस को बढ़ा देना या चिंता को बढ़ा देना, ये भी आपका सिंपैथेटिक का पार्ट है, इसका नहीं है। डिक्रीज हार्ट रेट ये सही है आपका। मसल्स रिलैक्सेशन ये सही है। तो जो जो भी शांति वाली चीजें आ रही हैं आपकी, रिलैक्स होने वाली चीजें आ रही हैं, कम होने वाली चीजें आ रही हैं, वे पैरासिम्पैथेटिक के साथ आपकी मैच होएगी। जो बढ़ने वाली हार्ट रेट बढ़ गई, श्वास की गति बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ गया, सब चीजें, मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ गया, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेट होता है। थर्ड एंड फोर्थ आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कथन कारण के रूप में पूछा है, vitamins are required in small amount in body and they are important constituents of balanced diet, बिल्कुल सही है। विटामिन्स हैं, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अभी मैंने बताया था, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में लिया जाता है। लेकिन एक बैलेंस डाइट के रूप में ये एक इम्पोर्टेंट घटक है। आप, ऐसा नहीं है कि कम मात्रा में आवश्यकता है तो इसको छोड़ ही दो, क्या जरूरत है, लेकिन आवश्यक है। फिर उसका रीजन दे रहे हैं, vitamins do not supply energy but play an important role in regulation of metabolic activities and help in utilization of proteins, fats and carbohydrates। ये भी बिल्कुल सही है। एनर्जी नहीं देता है, एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट है मेन, बाकी और भी देते हैं फैट इत्यादि। लेकिन इसका काम क्या है, ये शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करेगा। जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोक्सिमल प्रिंसिपल्स है आपके फूड के, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाए शरीर के अंदर, उसमें भी हेल्प करता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये शरीर की बहुत सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एनर्जी नहीं भी देता हो लेकिन फिर भी और सारी जो गतिविधियां उनके लिए इसकी आवश्यकता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी हैं मानव शरीर में, उनकी ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर से लेके नीचे की ओर उनका क्रम बनाना है कि सबसे ऊपर कौन सी है, फिर उससे नीचे कौन सी है। तो जो जो ग्रंथियां इन्होंने दी हैं उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ऊपर होती है, ये ब्रेन के अंदर ही होती है, तो फर्स्ट में आप ऊपर ये रख सकते हैं। थायराइड जो ग्लैंड होती है आपकी, वो गले में होती है, तो उसके बाद ये रखा जा सकता है। एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो किडनी पे होती है, पेट में आपकी, तो थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। और गोनैड जो है आपकी, वो सेक्स ग्लैंड्स कही जाती है, तो वो आपकी जो जेनिटल्स होते हैं वहां पर पाई जाती है आपकी, तो फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। इस आधार पर आप सीक्वेंस बना सकते हैं। बाकी और जो ग्रंथियां हैं आपकी, उनके बारे में भी आप अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे उनमें दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट पे ये आ जाएगा, तो 4-1, 4-1 मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ये जो आहार द्रव्य दिए गए हैं, इनमें विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करें, कि सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम।
तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी की मात्रा होती है, वो आँवले में होती है। लगभग आप पर 100 ग्राम में कह सकते हो कि 600 एमजी के आसपास होगी। उससे जो कम होती है आपकी, वो अमरूद में होती है, लगभग वही 200 एमजी के आसपास में। उससे जो कम होती है आपकी, वो संतरे में होती है। सामान्यतः कहा जाए संतरे में बहुत विटामिन सी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इनसे कम होता है, लगभग 50 एमजी के आसपास। टमाटर जो है इसमें काफ़ी कम होता है आपका, लगभग 20 के आसपास आपका 20 एमजी। तो इनमें सबसे ज़्यादा आपका आँवला है। आप आँवले में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, सबसे ज़्यादा आपकी मात्रा विटामिन सी की आँवले में ही पाई जाती है। लगभग पर 100 ग्राम जो आँवला है उसमें 600 से 700 एमजी तक आपका जो विटामिन सी है पाया जाता है। बाकी अब जितनी भी हरे पत्तेदार आदि नीली-पीली सब्जियाँ हैं, उन सब में विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। अगला आपका ब्रेन से ही क्वेश्चन है कि ब्रेन का कौन-कौन सा भाग, कौन-कौन सा काम करता है, ये आपसे पूछा है। तो सेरिब्रम, सेरिबैलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को तो आप कह सकते हैं कि शरीर के कई सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे फोर्थ का बी, रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टेट। और आपका इसमें एक सेटाइटी, थर्स्ट आदि कई प्रकार के सेंटर पाए जाते हैं, जो भूख को और प्यास को कंट्रोल करते हैं। इस एक के आधार पर आप देखो फोर्थ का बी, तो फोर्थ का भी एक में ही है, बाकी ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही बनता है। बाकी हम देख लेते हैं, जो सेरिब्रम है आपका, सेरिब्रम कंट्रोल इमोशंस, हियरिंग, विजन, इसकी अलग-अलग लोब होती है आपकी, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, अलग-अलग लोब, अलग-अलग फंक्शंस में काम करती है। कोई सुनने में काम करती है, कोई विजन में काम करती है, कोई इमोशंस में काम करती है। तो फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा। सेकंड जो है सेरिबैलम, ये आपके पोस्चर्स को रेगुलेट करने में काम करता है। रेगुलेट पोस्चर्स एंड पोस्चरल एक्टिविटीज, आसन इत्यादि करने में आपका सेरिबैलम या उस पोस्चर को मेंटेन करने में आपका सेरिबैलम का एक मेन फंक्शन है। जो मेडुला ओब्लोंगाटा है आपका, इसमें दो प्रकार के सेंटर होते हैं मेन। एक तो जो रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करता है वो, और दूसरा आपका हार्ट को जो कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये मेडुला का फंक्शन होगा, थर्ड का डी। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये जनवरी में आप देखेंगे 17 के अंदर या 17-18 जो शुरुआत के पीरियड था, वहां पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो मैंने दोनों को मिला के यहाँ जितने भी प्रश्न थे उन सबकी व्याख्या कर दी है। आगे के जो हैं उनकी अगले कक्षाओं में व्याख्या करेंगे। इसमें इतना ही रखेंगे। ओम शम।